हाय, आई एम अंकित फ्रॉम शिक्षापीडिया। मैं आपको पिछले लेक्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता चुका हूँ। आप जो मेरी पिछली जो लेक्चर था उसमें मैं आपको यहाँ तक करा चुका था कि फंजाई जो होती है वो क्या होती है। इसके आगे देखिए, अगला आता है आपका वायरसेस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही एक प्रकार है। तो अगला जो है वो है आपका पास वायरसेस। वायरसेस क्या होता है? देखो, वायरस जो होता है, अगर मैं कहूँ कि इसमें प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, तो आज तक ये नहीं मालूम, हम ये नहीं कह सकते इसको कि ये जो है वो सेलुलर है या ए सेलुलर है, मतलब दोनों के बीच की ये कड़ी है। और इसी वजह से इसको हम जीवित जगत का और जो निर्जीव और सजीव जो होते हैं उनके बीच की कनेक्टिव लिंक इसको कहते हैं, ये बीच में होता है। जब ये किसी जो वायरस होता है, जब किसी जैसे किसी एनिमल के अंदर या किसी जीव के अंदर जब पहुंच जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है, वहीं अगर ये बाहर निकल जाता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है। तो इसको इसी कारणवश इसको हम कहते हैं कि ये जीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है, जो ये दर्शाती है कि जब किसी जीव के सेल से जब वायरस बाहर होता है तो इनएक्टिव होता है, और वहीं जब किसी जीव के अंदर होता है तो ये एक्टिव होता है। ठीक है, देखिए इसके कुछ करैक्टर हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये सेलुलर है, ये सेलुलर है। ठीक है, बीच का है। आप जब किसी सेल के अंदर दिखता है तो ये प्रॉपर्टी दिखाता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह। वहीं हम जब इनएक्टिव फॉर्म में है तो ए सेलुलर की तरह ये कंडीशन व्यक्त करता है। तो हम इसी अब आगे देखो, इसमें क्या है कि कुछ लक्षण दे रखे हैं इसके। देखें, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, जो वायरस होता है उसका जो करैक्टर होता है वो क्या क्या होता है, उसका जो गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, या हम किस आधार पे उसको पहचानते हैं। तो देखिए, वायरसेस कैन रिप्लिकेट ओनली बाय इन्फेक्टिंग ए होस्ट सेल्स। ये क्या करता है, जो वायरस होता है जिस किसी भी होस्ट सेल के अंदर रहता है या जिससे भी कनेक्ट जो ये इंजेक्ट होता है जिस भी होस्ट सेल के अंदर, तो उसके डीएनए के साथ अपना क्या करता है, कनेक्शन में डाल के उनसे क्या करने लगता है, रिप्लिकेशन करने लगता है, मतलब अपनी डीएनए की कॉपी बनाना स्टार्ट करवा देता है उससे। अगला है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। ये स्वयं से अपने आप उत्पन्न नहीं होते, बल्कि क्या है, मैं पहले ही आपको इससे पहले बता रहा हूँ कि जैसे ये क्या करता है कि अपनी कॉपियों को बनाने लगता है, जो होस्ट सेल होती हैं उनके डीएनए से अपने डीएनए को कनेक्ट करके उनसे कॉपियां बनाने लगता है। और इसी प्रकार से ये अब क्या करता है, जब कॉपी बनाएगा तो अपनी जो आबादी है या नंबर ऑफ वायरसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे देखें, दे इन्फेक्ट ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ये क्या यहाँ पे है कि जो वायरस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन का कारण होते हैं, चाहे वो यू बैक्टीरिया हो और या तो आपका यू प्रोकैरियोटिक सेल हो या आपका यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों ही प्रकार के जीवों में ये क्या करता, इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है या इन्फेक्शन बना सकता है उनके अंदर। अब देखिए, जो वायरस होते हैं इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे यहाँ है हेपेटाइटिस सी वायरस है, कोरोना वायरस है, हर्पीस वायरस है, बर्ड फ्लू वायरस है, स्मॉल पॉक्स वायरस है और आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये विभिन्न प्रकार के जो है आपको वायरसेस की संरचनाएं दे रखी हैं और जो है उनके नाम दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद देखें कि यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। उसके लिए देखें यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है, लाभदायक हैं। इधर है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। उनका आधार देखें, इन फूड एंड बेवर्स इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्री और खाने के रूप में या खाने की जो उत्पाद जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जाते हैं, उनमें जो वायरस हमारे लिए यूज किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए
इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, ये हमारे लिए फायदेमंद है। इन मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन्स, वे ऑर्गेनिज्म जो वैक्सीन बनाने में और मेडिसिन बनाने में हमारे लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं, वो हमारे लिए कैसे हैं, लाभदायक हैं। आगे है इन एग्रीकल्चर, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो माइक्रोराइजा होता है वो भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ऐसे ही नॉस्टॉक है, एनाबीना है, और आपका ग्रीन ब्लू एलगी जो है, ब्लू ग्रीन एलगी जो है वो भी क्या है, ये सारे के सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए कैसे होते हैं, खेत में हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, आगे देखें इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, जो अगर सबसे देखा जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो आपका, चाहे हमारे लिए नुकसानदायक हो और चाहे हमारे लिए हेल्पफुल हो, अगर उसका सबसे अगर छोटा हम वो देखें, हम आधार देखें कि उसका काम क्या होता है, तो जो इन्वायरमेंट से हमने प्राप्त किया, जो कॉम्प्लेक्सिटी बनी है, उसको सिंपल में स्वतः ही इन्वायरमेंट में फिर से फ्री कर देना, या कॉम्प्लेक्स से फिर से फ्री में परिवर्तित कर देना, यही काम होता है किनका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब देखें जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं उनको देखें, तो ह्यूमन डिसीज लाइक कॉमन कोल्ड, टेटनस, फ्लू ईटीसी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमें क्या है, डिसीज उत्पन्न कर देते हैं या बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड, जो सर्दी हो जाती है हमको, वो टेटनस, जो टेटनस का आपने देखा होगा कि जैसे जंग वंग लगी हुई किसी चीज़ से अगर, या जो कंटामिनेटेड जो भी ऑब्जेक्ट है उससे हमें कोई चोट लग जाती है, तो उससे जो इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है वो क्या है, टेटनस का होता है। इसके लिए आपने देखा भी होगा, छोटे जैसे बच्चों को कोई किसी कंटामिनेटेड या जंग युक्त जो कोई टूल है उससे अगर वो कट जाता है, या उसको उससे जैसे कोई टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय होता है या कट जाता है, तो वो क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि आप टेटनस का टीका लगवाइए या टेटनस का इंजेक्शन लगवाइए, जिससे क्या है, इसको टेटनस होने से बचा जा सके। तो वही टेटनस है ये। और फ्लू, ये आपने देखा होगा, जो आपको अधिकतर आँखों के रूप में देखने को मिल जाएगा, आँखों से कीचड़ आना और आँखें सूज जाना, ये क्या होता है, फ्लू होता है। तो ये भी किसके कारण होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, ईटीसी। एनिमल एंड प्लांट डिसीजेस लाइक एंथ्रैक्स, सिट्रस प्लांट। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है कि एनिमल और प्लांट डिसीज, ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ह्यूमन ही नहीं या एनिमल के साथ साथ प्लांट को भी क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने कहा है कि जो कुछ एंथ्रैक्स डिसीज प्लांटों में, सिट्रस, कैंकर, येलो वेन, मोजाइक, ईटीसी, ये सारी की सारी क्या है, प्लांट डिसीज दे रखी हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं। ठीक है, अब देखो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं। ठीक है, देखें पहला, इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, जैसे देखो, जैसे खाने के कुछ उत्पादन जो उत्पादक होते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप या मदद से हम उनको क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे आपने बहुत ज़्यादा अगर देखने को मिले तो मिठाई में आपकी जलेबी है, जलेबी बनाने में ईस्ट का हम प्रयोग करते हैं, खमीर जिसको कहते हैं। और वहीं आप देखें तो जो पाव भाजी वगैरह जो आती है या ब्रेड जो आता है मार्केट में, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही क्या होता है, रोल होता है, जिसको एक शब्द में उन्होंने बताया है बेवरेज। जो बेवरेज होता है उसी के अंदर बेकरी और बेवरेज जो होता है, वहीं आपका जो शराब वगैरह उद्योग है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही क्या होता है, एक रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। लैक्टिक बैसिलस इज ए बैक्टीरियम दैट सोर्स मिल्क एंड इज यूज्ड टू प्रिपेयर कर्ड फ्रॉम। जो ये होता है लैक्टिबैसिलस बैक्टीरियम जो होता है, ये क्या करता है, जो दूध होता है उससे दही बनाने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। अगर हम चाहें तो इसको देख सकते हैं, जब आप दही को जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको लैक्टिबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो आपको दिखाई पड़ जाएगा आसानी से। उसके बाद देखें, उसके बाद है इसमें
फंजाई लाइक मशरूम एंड मोरेल्स आर एडिबल एंड आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। देखिए कुछ फंजाई जो हैं वो हमारे लिए खाने योग्य हैं, मतलब खाकर उनसे क्या है, जैसे मशरूम है, मशरूम को हम एक प्रोटीन का अच्छे स्रोत के रूप में हम उसका यूज करते हैं। तो मशरूम जो होता है वो एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। उसी के बाद मोरेल्स इसमें दे रखा है, तो मोरेल भी क्या है हमारे लिए एडिबल एक फंजाई होती है जिसको हम लजीज मतलब स्वादिष्ट जो होती है वो होती है। ठीक है, इसका हम किस रूप में खाने के रूप में, और या जैसे खाने में क्या है प्रोटीन वगैरह है उसके रूप में हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद ईस्ट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स लाइक ब्रेड एंड केक्स। ब्रेड और केक्स बनाने में हम जो है ईस्ट का प्रयोग करते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद है एक्टिविटी टू डंग मेकिंग यूजिंग ईस्ट एंड फ्लोर। ठीक है, ईस्ट इज आल्सो यूज्ड इन बेवरेज फॉर मेकिंग एल्कोहल वाइन्स एंड एसिटिक एसिड। जो ईस्ट होता है उसका हम प्रयोग वाइन या एल्कोहल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल होता है, जो फर्मेंटेशन द्वारा हम क्या करते हैं ईस्ट की मदद से एल्कोहल तरह तरह की जो वाइन है बनाते हैं। ठीक है, आगे देखो कॉमर्शियल यूज बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल। यही है फर्मेंटेशन जो होता है वो क्या होता है कि जो शुगर है हमारे पास उस शुगर को एल्कोहल में परिवर्तित करने की जो विधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं फर्मेंटेशन। और जो फर्मेंटेशन होता है वो किसकी मदद से होता है, ईस्ट की मदद से। आगे देखें, ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट राइस, क्रश्ड फ्रूट्स, जूसेस etc। इनका यूज भी हम क्या करते हैं तरह तरह की जो एल्कोहल होती है उसको बनाने में करते हैं, और उनके ऊपर ईस्ट जो होता है वो आसानी से पनप जाता है। आगे देखो, एल्कोहल प्रिपरेशन यूजिंग शुगर सॉल्यूशन एंड ईस्ट, लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। इसका मतलब है कि जो लुईस पास्चर थे उन्होंने सबसे पहले देखा था कि फर्मेंटेशन जो होता है वो किस तरीके से होता है, जो कब खोया गया था 1857 में। आगे देखो, इन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर होता है या फिर आपकी जो कृषि है उसमें किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रोल प्ले करता है उसको देखें। देखो, सम बैक्टीरियम राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टेक live in the root nodules of plants such as gram pea, leguminous plants जो होते हैं उनके बात कर रहा है etc। these bacteria absorb the nitrogen from the atmosphere and convert it into nitrate which serves as natural fertilizers for plants, hence enhancing soil fertility। these microbes are commonly called एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिक्सर्स इनको कहते हैं। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन अवक्रिया होती है उसमें जो है कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम या आपका नोस्टॉक या एनाबीना जो होती है, या आपका क्या कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो क्या करती है इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अब देखिए उसके बाद आता है फर्मेंटेशन क्या होता है। तो फर्मेंटेशन में पहले ही बता चुका हूं कि जब कोई जो नेचुरल शुगर होती है, नेचुरल शुगर का एल्कोहल में परिवर्तन करने की जो विधि होती है ईस्ट के द्वारा, उसी को हम क्या कह देते हैं फर्मेंटेशन। देखें, द एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। क्या हुआ देखो, इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, जो आपका पर्यावरण है उसको शुद्ध करने में या उसकी सफाई करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है। तो जो भी तुम्हारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जो तोड़ने का या उन्हें डाइजेस्ट करके एनवायरनमेंट में मुक्त करने का जो प्रक्रिया होती है वो किसकी मदद से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, स्पेशली आपका फंगस और बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, देखो
In cleaning the environment, the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substance. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. इसमें क्या है कि जो भी तुम्हारे पास डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे पत्ती के रूप में, फल के रूप में, या कोई जीव है उसकी डेड बॉडी है, उसको जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा के क्या करते हैं, उसको सिंपल सिटी में उसको या सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो माइक्रो वो क्या कहते हैं जो डेड बॉडी है या डेड ऑर्गेनिक डिकम्पोज जो है सब्सटेंस है उनका जमाव नहीं होता। वरना अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम करना बंद हो जाए तो कुछ ही सालों में जो है जो पृथ्वी है वो क्या कर जाएगी, डेड सेल से या फिर डेड ऑर्गेनिज्म डेड बॉडी से पूरी की पूरी भर जाएगी। तो उनको डिकम्पोज कर सिंपल सब्सटेंस में चेंज करके उन्हें पुनः जो रिसाइकल करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। आगे देखो, द प्लांट वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्यूअर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। और यहाँ तक जो आप में प्लांट में जो मैन्यूअर बनता है, तो मैन्यूअर बनाने में भी जो रोल प्ले होता करते हैं वो कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं उसको। आगे देखो, द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। जो क्या करते हैं, जैसे मैन्यूअर हम बनाते ही किस लिए हैं कि उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिंपल सिटी में चेंज होकर दूसरे जो पेड़ हैं या पौधे हैं उनको दोबारा से उसका यूज कर लिया जाए। इसमें कौन मदद करता, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, इन मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन। और यहां तक कि जो मेडिसिन होती है, जो दवा होती है और वैक्सीन, उसमें भी क्या होता है कि बहुत ही बड़ा योगदान होता है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। आप आज के समय में अगर देखोगे तो वैक्सीन सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे किस में लगी थी, कोरोना जो वायरस हुआ था उसमें, ठीक है, लोग उसी में ज़्यादा से ज़्यादा परिचित हुए कि वैक्सीन होता क्या है। तो उसमें भी क्या होता है, जो वैक्सीन बनती हैं उसमें डेड या इनएक्टिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ही किसी भी जीव के अंदर इंजेक्ट करा के उससे क्या करते हैं, जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट करते हैं। और यही क्या होता है, आपका वैक्सीनेशन होता है। देखिए, when a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invader। मतलब इसमें क्या करते हैं, जो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जो माइक्रोब्स होते हैं या तो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे या फिर डेड होंगे, उनको हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी क्या करती है कि उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। जो हमने एंटीजन डाला है उसके प्रति एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना स्टार्ट कर देती है, जिससे क्या होता है, वो सब्सटेंस जो उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, वो परमानेंट सेलों के मेमोरी में आ जाता है। जब भी ऐसी कोई एंटीजन हमारे संपर्क में आती है या हमारी बॉडी के सेल के संपर्क में आती है, वो क्या करती है, शरीर अपने आप उस चीज़ को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या करता है, वो जो भी एंटीजन है वो डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ उसके प्रति बनना चालू हो जाती हैं, क्योंकि वो उस सेल की मेमोरी में पहले से ही फीड है। इसी को हम क्या कह देते हैं, वैक्सीनेशन। देखो, द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ it enters again. So if dead or weak microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the diseases causing microbes. This is how a vaccine works. किस तरीके से वैक्सीन काम करती है ये मैं पहले आपको हिंदी में बता चुका हूँ, ये इंग्लिश आप पढ़ रहा हूँ जो इंग्लिश में। Diseases like cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। और इसी कारण क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो जन्म से लेके 10-12 साल तक उसको जो बार बार वैक्सीनें दी जाती हैं, तो वो क्या होती है, यही वैक्सीनेशन किया जाता है उनका कि उनके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में
या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करा दिया जाता है, जो कि कैसे होते हैं, उनके लिए एंटीजन का रूप होते हैं। और जो शरीर, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, उनके प्रति एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना लगती हैं, जिसकी मदद से क्या करती हैं, उसको आसानी से डाइजेस्ट कर लेती हैं। क्योंकि वो कैसा होता है, या तो वीक होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होता है वीक होगा, और या डेड ही होगा तो वो मरा होगा, तो उसको आसानी से क्या करते हैं। लेकिन अब कभी भी जब सही से भी कोई एंटीजन हमारे ऊपर अटैक करेगा, चाहे एंटीजन के रूप में चाहे तुम्हारा वायरस हो सकता है, चाहे तुम्हारा बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे तुम्हारा फंगस, जो भी होगा उस पर वो क्या करेगा, सही से एंटीबॉडीज पहले से ही हमारे अंदर निर्मित हो चुकी होंगी, जो क्या करेंगे, उस पर एकदम अटैक कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो तुरंत ही क्योर हो जाएगा वहीं। आगे देखो, इन मेकिंग मेडिसिन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं या मेडिसिन जो होती हैं, मेडिसिन में भी एंटीबायोटिक्स के रूप में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही रोल होता है। इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, उन्होंने क्या किया था कि जब वो कुछ बैक्टीरिया, वो क्या कहते हैं, फंजाई जो थी, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करा रहे थे, तो उन्होंने देखा था कि कुछ सूक्ष्म जीव उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, और जिनके उन सूक्ष्म जीवों के उत्पन्न होने से जो अन्य सूक्ष्म जीव थे उनकी जो ग्रोथ थी वो रुक रही थी। तो उन्होंने इसी आधार पे एंटीबायोटिक्स का क्या किया था, डिस्कवर, या उनका ही खोज की थी। धोखे से हुई थी ये खोज, ठीक है। देखिए इसमें, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनएक्टिव कर दें या उसको स्टॉप कर दें, रोक दें, ठीक है। तो ऐसी दवाएं जो किसी भी बायोटिक फैक्टर को इनएक्टिव या स्टॉप कर दें, उसको, उसी मेडिसिन को हम क्या कह देते हैं, एंटीबायोटिक्स। ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। एग्जाम्पल है इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन, ये उदाहरण है। अगर आप देखोगे तो जो खुजली, खाज वगैरह जो हो जाती है, उनमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, या ये ड्रग्स जो हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे, जो किससे प्राप्त होते हैं, हमें माइक्रोब से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, ये हमें प्राप्त होते हैं। आगे देखो, एंटीबायोटिक्स आर मिक्सड विद द फीड ऑफ लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। और जैसे हमारे पास मुर्गी पालन वगैरह जो होते हैं, या फिर जो लाइव स्टॉक के रूप में, चाहे तुम्हारा एनिमल हस्बेंड्री जिसको कहते हैं, तो उसमें आपको चाहे मुर्गी पालन के अंदर या पशु पालन के अंदर ये देखने को मिल जाता है कि उनमें क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। जिससे क्या है कि उनमें कोई इन्फेक्शन जो हो रहा है या उनमें जो माइक्रोब्स हैं जो पनप रहे हैं, वो क्या कर जाएँ, इनएक्टिव हो जाएँ या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएँ। दे आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज। एंटीबायोटिक्स का यूज बहुत सारी जो प्लांट होते हैं उनमें होने वाली जो डिसीज हैं उनको रोकने के लिए भी हम करते हैं। आगे देखो, एंटीबायोटिक्स आर नॉट अफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाई वायरसेस। एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि कभी भी जो एंटीबायोटिक्स होती है वो कभी भी वायरस इन्फेक्शन पे कभी भी कार्य नहीं करती है। वायरस इन्फेक्शन में हमेशा जो हमारी बॉडी होती है, वही जो इम्यून सिस्टम होता है वही बूस्ट करके उसको इनएक्टिव कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब कभी भी सर्दी हो जाए या वायरस इन्फेक्शन जब भी हो जाता है तो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं। इसका कारण है कि वायरस का जो इन्फेक्शन हुआ है वो तो है ही हमारे शरीर के अंदर, लेकिन उसके साथ बैक्टीरिया या फंजाई का इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का रेगुलर यूज करते हैं, जिससे क्या है उनकी ग्रोथ ना हो पाए। लेकिन वायरस पे कभी भी एंटीबायोटिक्स जो है काम नहीं करती है। नोट, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर एंड द प्रिस्क्रिप्ट कोर्स शुड बी कंप्लीटेड। हमेशा एंटीबायोटिक्स का यूज हमें एक अच्छे खासे, मतलब जो अच्छा जिसको अनुभव हो, ऐसे ही डॉक्टर से ही हमें क्या कराना चाहिए, उसकी ही सलाह से या किसी भी जो जिसको अच्छी जानकारी हो एंटीबायोटिक्स की, उसकी ही सलाह से ही हमें क्या करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी एंटीबायोटिक्स लो और उसको सेवन करना स्टार्ट कर दो, हो सकता है उसके जो प्रभाव हों वो गलत हों, क्योंकि बहुत सारे
जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। अगर हम कोई दवा गलत खा लेते हैं तो अंदर वाले जो माइक्रोब्स हमारे लिए जो फ्रेंडली हैं या हमारे लिए जो दोस्त के तरह काम करते हैं, अगर उन्हीं की ग्रोथ को रोक दिया तो बाहर से आने वाले जो माइक्रोब्स होंगे उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, जिससे क्या हम स्वतः अपने आप ही बीमार पड़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही मेरे लेक्चर में। और अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करें इस चैनल पे मेरे पे, और अगर नहीं अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।